तो ये ऐसा सवाल है कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हद तक लॉजिकल और डिबेटेबल होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनाइट लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। कई बार तो जेई के अपने ही एजुकेटर जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं वो मजाक में ही बोलते हैं, यार तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जेई एडवांस में बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। अब तो नीट के भी एजुकेटर बोलने लगे हैं, सर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर साल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी। जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलता है, चाहे 2020 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो या 20 से पहले भी जाएं। यार मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं जिसपे इस पे बात करूं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जिससे इतनी कंट्रोवर्सी हर साल क्रिएट होती है। इसी साल की बात ले लो, 2025 में जो आईआईटी कानपुर ने क्वेश्चन बनाया था जिसमें उन्होंने SO2Cl2 और SOCl2 वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, इंटरनेट पे बहुत वायरल थी, पर कानपुर ने आंसर ही नहीं बदला। लास्ट ईयर तुम्हें याद होगा H2CrO4 वाला जो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराया गया था, पॉप्स रूल लगा दिया गया था, उसके वजह से भी बहुत विवाद हुआ था। आंसर की जेई ने नहीं बदला, आईआईटी ने चेंज नहीं करा। ठीक है, और तो छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट 2021 आईआईटी खड़गपुर, क्या देखा तुमने? उन्होंने आंसर कीज रिलीज कर दी। बाद में जब लोगों ने वीडियोस बनाए, मैंने खुद एक वीडियो बनाया, मैं आपको पॉपअप करके दिखा दूंगा। उन्होंने वीडियो बनाने के बाद, कंट्रोवर्सी होने के बाद, क्लेम करने के बाद 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए, 8 और 12 करके लिख दिया और कुछ आंसर्स चेंज कर दिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जो जेई पढ़ाते हैं, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं या नीट के एजुकेटर्स या अपनी कम्युनिटी में, इवन एजुकेटेड लर्नर कम्युनिटी में भी सवाल पैदा होने लगता है कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना विवाद क्यों होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, छोटी सी वीडियो में समझते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई पिलर के ऊपर बेस्ड होती है, बहुत सारे पिलर्स हैं इसमें, पर इसके ना 3 मेन पिलर्स हैं जिसको मैं RRR बोलता हूं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, कभी ना कभी मुझसे पढ़े हो तो जानते होगे। R फॉर रिएक्शंस, R फॉर रिएजेंट एंड R फॉर रीअरेंजमेंट। यही 3 R के ऊपर ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये पिलर है जिसपे सब्जेक्ट टिकी हुई है। अब यही आंसर करता है कि आखिर कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट होती है। जब हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस की बात करेंगे तो देयर मे बी मल्टीपल पाथवेज। तुम समझो, यहां से वहां जाने के पाथवे ऐसे भी हो सकते हैं, 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 देयर आर इनफिनाइट पाथवेज। तो जब रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं तो ये मल्टीपल पाथवेज कई फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। कभी ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर गया, कभी सॉल्वेंट पे डिपेंड कर दिया, कभी ये मोलैरिटी पे डिपेंड कर गया, कभी ये इक्विवेलेंस के ऊपर डिपेंड कर गया। जब हम रीएजेंट लेते हैं तो भी सेम कंडीशंस आते हैं, और जब हम रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो फिर से पॉसिबिलिटीज आ सकती है, कभी टीसीपी हो गया, कभी केसीपी हो गया, या कभी कोई थर्ड कंडीशंस दिखाई दे देता जो इनके बीच का हो। एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, आप सबने डाइबल एच का नाम सुना होगा। आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस रिएजेंट को कभी ना कभी आपने जेई में, नीट में, एग्जाम में देखा होगा, राइट? अब ये रिएजेंट खास तौर पे साइनाइड को या एस्टर को या एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। आपको पता होगा टेम्परेचर -78 डिग्री C चाहिए, तभी उसका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, एंड बाकी सारे कंडीशंस पता है। यहां पर इक्विवेलेंट भी फिक्स होता है कि रिएजेंट के कितने इक्विवेलेंट लेने हैं, मीडिया कैसा लेना है, टेम्परेचर कैसा लेना है, तभी ये काम करेगा। अब जेई कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ देती है जहां ना वो टेम्परेचर देती है, ना वो इक्विवेलेंट देती है, कुछ भी मेंशन नहीं करती और क्वेश्चन दे देगी। अब इसके जो मल्टीपल पाथवेज हैं आंसर्स निकालने के, वो हर एजुकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकते हैं, लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब आंसर आता है फाइनल तो काफी कंट्रोवर्सी होती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप सोच रहे आप तो एडवांस की बात करो, थोड़ा मेंस की बात करो। 2019 में एक क्वेश्चन था जहां पे रीअरेंजमेंट कराने से 5 की रिंग बन रही थी साइक्लाइजेशंस में, और बिना रीअरेंजमेंट करा के 6 की रिंग बना रही थी। अब क्वेश्चन आता है कि पहले रीअरेंजमेंट होगा या पहले साइक्लाइजेशंस होगी। आप अगर एक लेमैन के जैसा सुन रहे हो तो ये ऐसा सवाल है कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया। मतलब आई नो, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो पहले रीअरेंजमेंट होगी या पहले साइक्लाइजेशंस होगी, अब ये एक नया विवाद है। अब इसको समझने के लिए आपको काफी डीप में जाना होगा, काफी बढ़िया से समझना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हो सकते हैं, पर दो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, और जेई ने वो कंडीशंस दिए ही नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है इस पूरे इक्वेशंस का एपिसेंटर कौन सा है, जहां से ये सारी चीजें पैदा होती हैं? यही है रिएक्शंस, रिएजेंट एंड रीअरेंजमेंट। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेंस में होता है या एडवांस में होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एग्जाम में होता है। इवन अगर तुम नेट का पेपर दे रहे हो, आईआईटी जेम का पेपर, गेट का पेपर दे रहे हो,
हर जगह तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना थोड़ी विवादित लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ये कई चीजों के ऊपर बेस्ड होती है और हर एक चीज को लिख पाना ये पॉसिबल नहीं होता जेई के लिए। तो एक बच्चा जब एक सर्टेन लेवल से ज्यादा चीजों को समझ जाता है तो उसका माइंड फिर मल्टीपल पाथवेज की तरफ जाता है कि सर ऐसा भी हो सकता है, सर वैसा भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक बार क्वेश्चन था, अगर मैं सही हूं तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन 2021 का जेई एडवांस का आईआईटी केजीपी का पेपर है। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन को ब्रोमीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में ट्रीट करेंगे तो कितने मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सिंपल लग रहा है आपको, लोगों ने सिंपल तरीके से बनाया, मैक्सिमम जनता ने 2021 में सिंपल तरह से बनाया। पर जो क्रीमी लेयर है ऊपर के 10% 15% के बच्चे, उन्होंने सोचा कि मैं Br2 के साथ रेडिकल बना रहा हूं तो मैं सिर्फ एलाइलिक पे ही क्यों बनाऊंगा, या मैं एलाइलिक रेडिकल का रेजोनेंस करके दूसरे रेडिकल पे ही क्यों बनाऊंगा। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन के जो नॉन एलाइलिक पोजीशन है उस पर भी तो ब्रोमो रेडिकल लग सके प्रोडक्ट आ सकते हैं। हो गई कंट्रोवर्सी क्रिएट। अब लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने एलाइलिक बनाया था उन्होंने आंसर दिया, और आईआईटी खड़गपुर ने जब आंसर की रिलीज किया तो एलाइलिक वाला था। लोगों ने सवाल पूछा कि आपने तो पूछा है कितने बनेंगे, आपने ये थोड़ी ना बोला है कि ज्यादा मेजर क्वांटिटी में कौन बनेगा। माइनर में तो वो भी बन सकते हैं जो नॉन एलाइलिक है, आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो, आपने तो पॉसिबल पूछा था। और फिर केजीपी ने आंसर बदल दिए, दिस और दिस करके आंसर दे दिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हद तक लॉजिकल और डिबेटेबल होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से पता है तो हर एक रिएजेंट के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आपको एक इवन रिएक्शन सी दे दिया गया है अल्कोहल का H2SO4 के साथ, तो मल्टीपल प्रोडक्ट की संभावनाएं हो सकती हैं। तो अगर मैं सिंगल लाइन में कंक्लूड करूं इस पूरे वीडियो को कि आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है, तो मैं बोलूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फिनाइट लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। इसमें बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज होती है, चाहे आप कैटलिस्ट के रोल को ले लो, या रिएक्शंस कंडीशंस को ले लो, या रिएजेंट के रोल को ले लो, या रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म को ले लो। चीजें मल्टीपल डायमेंशंस में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के थ्रू जा सकती है। सो कंट्रोवर्सी, हाँ बहुत हद तक एक सिंगल वर्ड में बोलो तो कंट्रोवर्सी है, लेकिन साथ ही साथ यही इस सब्जेक्ट को सुंदर भी बनाता है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इतनी सुंदर है, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटीज है, बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज है। आपके सोच का दायरा जब उस लेवल पे चला जाता है तो आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, और जब आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं तो जिनको नहीं दिखती उनको लगता है यार तो कंट्रोवर्सी हो गई। पर यही सब्जेक्ट को यूनिक और खूबसूरत बनाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत टाइम से सोच रहा था एक छोटी सी वीडियो बनाओ, मैंने डाल दिया। जाते जाते एक जानकारी दे देते हैं, 15 जुलाई से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 2027 के लिए, निम्बस बैच, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बड़े दिग्गज टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस बैच में आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा IITian एक्सप्लेन्स। तब तक मुलाकात होती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके अटेंडेंस डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।